हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस लेक्चर में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू करेंगे और अंतिम पंचवर्षीय योजना तक पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, तो अलग से ना कोई एमसीक्यू लगाने की ज़रूरत है, ना पीवाईक्यू लगाने की ज़रूरत है। सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि ये हमारा जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी से लेकर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम तक यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जीरो से लेकर डेप्थ तक हम आपको सबको समझा दें, यानी एक्सट्रीम लेवल तक आपको चीज़ें यहाँ पर बता दें, जिससे कि यहाँ से बाहर प्रश्न ना जाए। आप जानते हैं कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, इसलिए एक से दो प्रश्न अगर बनते हैं तो वो एक से दो प्रश्न आपके पक्के हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसी बातें भी हमने यहाँ पर शामिल की हैं जो अब के एग्जाम में आने वाले समय में आने की संभावना है, जो कि पूछी जा सकती है। तो एक्सट्रीम आप यहाँ पर लेके चलें। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और जानते हैं कि 5 ईयर प्लान्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, शुरुआत जो होगी वो 1951 के पहली पंचवर्षीय योजना से होती है। और पंचवर्षीय योजनाओं का जो एक प्रारूप हमने जो लिया है, जो संबंध है, वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से लिया था। सोवियत संघ रूस में 1928 में इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था, लेकिन बाद में हमारे देश में भी कहा गया कि पंचवर्षीय योजनाएं लागू होनी चाहिए। और ये जो पहली बार कहते हैं कि दी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब में लिखा जाता है, और उसमें कहा जाता है कि हमारे देश को भी 10 साल की योजनाएं बनानी चाहिए। और वो जो लिखा वो थे एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया को पहले प्रणेता मान लिया जाता है, क्योंकि पहली प्लानिंग की बात उन्होंने ही की थी। उसके बाद आप जानते हैं कि प्लानिंग की बात इनके बाद फिक्की भी करता है। फिक्की के बारे में हमने बताया, ये भी 1934 में कहता है कि हमारे देश को, हमारे देश की सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद 1938 का एक कांग्रेस प्लान आता है, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस इस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और वहां पर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाते हैं, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। इस नेशनल प्लानिंग कमेटी ने भी कोई विशेष काम नहीं किया, नहीं कर पाए, चूंकि इनको जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि 1944 में एक बॉम्बे प्लान आता है, जिसमें 8 बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होते हैं। ये भी एक रिपोर्ट देते हैं, एक योजना बनाते हैं कि भारत की सरकार को, जो कि अंग्रेजी सरकार है, उसे प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं होता है। 1944 में ही एक बॉम्बे प्लान के अलावा एक गांधीयन प्लान आता है, जो कि श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा आता है। हम ये सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको बताएं कि एक प्लान और आता है, जो कि पीपल्स प्लान बनता है, 1945 में बनता है एमन रॉय के द्वारा। उसके बाद एक 1950 में फिर से एक प्लान आता है। वो प्लान होता है आखिरी प्लान, लेकिन वो प्लान जो है हमारे यहाँ पर सर्वोदय प्लान के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया। इन सब चीजों के बाद भारत में आजाद होने के बाद 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनता है। गैर संवैधानिक निकाय है, चूंकि संविधान में कोई भी इसका आर्टिकल नहीं है, और मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव पर बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमेशा जो पदेन अध्यक्ष रहेगा वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेगा, और एक उपाध्यक्ष रहेगा, जो कि गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष बनाए गए। सब हम आपको बता चुके हैं। आपको बताएं कि ये एक जो है एक बॉडी है, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है। आज जो योजना आयोग है, योजना आयोग का काम है हमारे देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं को फाइनल करने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का है, जिसे 6 अगस्त 1952 को बनाया गया। तो हम आपको ये कह सकते हैं ना कि जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई वो 1951 में बना ली गई, लेकिन जो एनडीसी बनाया गया वो 1952 में बनाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना वास्तविक रूप से कब लागू हुई? वैसे तो 1951 में लागू होती है, लेकिन वास्तविक रूप से 1952 में लागू होती है, क्योंकि उसके बाद एनडीसी बनता है। एक बार प्रश्न पूछा गया है वास्तविक से, तो वास्तविक का ध्यान रखेंगे 1952। ठीक है, एनडीसी काम क्या करेगा? फाइनलाइज करेगा, अंतिम रूप देगा कि योजना जो बनाई जा रही है क्या वो बननी चाहिए, क्या उसमें कोई चेंज करने चाहिए, और उसका देखरेख करना, मॉनिटरिंग करना, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम है। सुपर कैबिनेट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कहते हैं, क्योंकि वहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर्स और जो प्रशासक है वो शामिल होते हैं, और उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो उसे हम सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एनडीसी 6 अगस्त 1952 को बनाया गया।
अब भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम योजना आयोग और फाइनलाइज करने का काम एनडीसी करेगा और पहली पंचवर्षीय योजना देश में बनती है। ध्यान देंगे, पहली पंचवर्षीय योजना भारत में जो बनेगी इसका समय होगा 1951 से शुरुआत होगी और ये 5 साल की रहेगी। आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, हर पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल को लागू होगी और 31 मार्च तक चलेगी, यानी 5 साल। पहली 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष में शुरू होगी और 5वीं साल के वित्तीय वर्ष में जाकर एंड होगी। तो यहाँ पर हर जगह 1 अप्रैल लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेके चलना। 1 अप्रैल 1951 को ये शुरू होती है, 56 तक चलती है, 5 साल की होती है, ये लागू होती है 51 में, लेकिन वास्तविक रूप से 1952 में शुरू होती है क्योंकि 1952 में एनडीसी बनता है। तो वास्तविक का अलग याद रखना है और वैसे अलग याद रखना है। अधिकतर जो सवाल आता है वो आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 1951 से है 1956 तक। अध्यक्ष बनेंगे जो पहले प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष बन जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा यहाँ पर उपाध्यक्ष बने। पॉइंट ध्यान रखिएगा, मॉडल का नाम पूछता है हेराल्ड डॉमर मॉडल। ये मॉडल बहुत आता है एग्जाम में भाई, इस पर तो आप अंडरलाइन लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, मॉडल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहले का मॉडल, दूसरे का मॉडल, ये 2 मॉडल याद रखना, इन्हीं पे सवाल घूमता रहता है मॉडल से। हालांकि मॉडल तो सभी में है, कई हमारी जो और आगे आएंगी वो भी मॉडल पर आधारित हैं, तीसरी भी है, चौथी भी आधारित है, लेकिन 2 की याद कर लेना, यहाँ से 90% यहीं से मॉडल आता है। तो हेराल्ड डॉमर मॉडल आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, जो हम यहाँ पर येलो कलर से ले रहे हैं वो आप अंडरलाइन कर लेना, बहुत आता है भाई। बाकी 1951, 56 ये भी आता है, बट ये बहुत ज्यादा आते हैं, रिपीट होते हैं। हेराल्ड डॉमर मॉडल, इसमें हमने जो प्राथमिकता रखी वो क्या रखी, हमारे पास था ही क्या, हमारे देश के पास उस समय एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ था ही नहीं, तो हमने एग्रीकल्चर को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर टारगेट लिया, तो प्राथमिकता जो है वो हमने एग्रीकल्चर रखी है। ध्यान दीजिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल है वो हेराल्ड डॉमर मॉडल है और जो हमने जो प्रायोरिटी रखी है, प्राथमिकता रखी है, वो एग्रीकल्चर को रखी है, हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे। और यहाँ पर टारगेट बहुत पूछता है, तो टारगेट लिखिएगा 2.1। यहाँ पर टारगेट ध्यान देंगे, 2.1 का टारगेट होता है पंचवर्षीय योजना में पहले में, कि हमें 2.1 का जीडीपी में ग्रोथ करना है, आर्थिक हमें जो इम्प्रूवमेंट करना है वो 2.1 का करना है। लेकिन ये इतनी बढ़िया चलती है योजना, इतनी बेहतरीन चलती है कि जो हमने टारगेट रखा वो तो अचीव हुआ, उससे ज़्यादा भी अचीव हुआ, 3.6% यहाँ पर अचीव। तो बहुत अच्छी योजना रही, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हमने यहाँ पर काम किया, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी मानकर। अब देखिएगा क्या क्या पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या किया गया, महत्वपूर्ण चीजें पूछ ली जाए, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण चीजें आपको क्या क्या याद रखनी है जो एग्जाम में आती है, तो हाईलाइट देखिएगा। नंबर 1, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया है। आप देखिएगा 1951 से लेकर 1956 के बीच में जो जो काम हुए हैं वो सब पहली पंचवर्षीय योजना के नाम पर आ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का जन्म 1953 में हुआ है तो उसे भी बोल देंगे कि 1953 यानी पहली पंचवर्षीय योजना में उसका जन्म हुआ, और ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रम चलाया गया है ना, तो ये 2 अक्टूबर 1952 यानी गांधी जी की जयंती पर चला। भारत में 5 आईआईटी बनाए गए। 5 आईआईटी कब बने, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 आईआईटी बने, जिसमें आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल का पहला है। आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहला आईआईटी कौन सा माना जाता है, तो याद रखेंगे आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल, जो कि 1951 में बनता। 5 आईआईटी बनते हैं, उनमें से पहला ये है, ये एग्जाम में पूछता है। अगला, भाखड़ा नागल बांध, जिसको हम परियोजना कहते हैं, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट पंजाब में लगाया गया। ये भी हमारा किस में आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आता है। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में लगाई गई। तो हीराकुंड परियोजना हो या भाखड़ा नागल परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो पहली पंचवर्षीय योजना में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट हैं भाई। तो जितने भी पॉइंट यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे इंपोर्टेंट हैं, मोस्ट हैं भाई, मोस्ट। प्लीज आप महत्व समझिए इस चीज का जो हम आपसे कह रहे हैं। आगे
ये तो रही पहली पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में आपको एटलीस्ट इतना याद करना है और इससे बाहर की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद करिए पहली पंचवर्षीय योजना का काम हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या, 1952 से 1951 से 1956 तक है। प्रायोरिटी क्या, एग्रीकल्चर। टारगेट क्या, 2.1। अचीवमेंट 3.6। पहला क्या, 5 आईटी बनाए गए। 5 में पहला कौन सा, आईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है वो, और एक और हमने परियोजना बताई, वो परियोजना भी आप याद रखेंगे। तो दोनों परियोजना आपको याद रखनी है, हीराकुंड परियोजना हो या ये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया गया। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, प्लीज याद रखिएगा। सेकंड वाली जो है, इसका समय हम इतना महत्व दे रहे हैं इसको, आप समझिएगा एग्जाम में कितना आता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, बट हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो भी पढ़ाएं वो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, वही पढ़ाएंगे। और साथ में एम्फेसाइज कर रहे हैं उस चीज को, महत्व बता रहे हैं कि इसका कितना महत्व है। यहां से देखिए क्या क्या प्रश्न आता है। सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू होगी, क्योंकि पहली खत्म हुई है 1956 में। यहाँ पर 1956 से 1961 तक चलेगी और अध्यक्ष रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमने बता दिया एक्स ऑफिसो चेयरमैन वही रहेगा जो देश का प्रधानमंत्री होगा, तो इस समय पर प्रधानमंत्री थे। उपाध्यक्ष वी कृष्णामाचारी, वी कृष्णामाचारी। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि अच्छा अगर प्रधानमंत्री बीच में मर जाते तो जो बनता प्रधानमंत्री वो अध्यक्ष हो जाता है इसका। वी कृष्णामाचारी यहां पर याद रखेंगे उपाध्यक्ष। अच्छा उपाध्यक्ष भी याद रखना है, अध्यक्ष तो एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन उपाध्यक्ष ज्यादा पूछता है क्योंकि लोग इसे छोड़ देते हैं। और उपाध्यक्ष जो आएगा वो मिलान करने के लिए आएगा, तो भाई ध्यान रखिए वीटी कृष्णामाचारी, वी कृष्णामाचारी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपाध्यक्ष रही। मॉडल का नाम पीसी महालोनविस का 4 क्षेत्रीय मॉडल, पीसी महालोनविस, पीसी महालोनविस का 4 क्षेत्रीय मॉडल मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आता है हमारा, ये बेस बनता है, इसमें हमारा बनता है सेकंड पंचवर्षीय योजना में। पहले में एराड डोमर मॉडल, दूसरे में पीसी महालोनविस। प्राथमिकता क्या दी गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री लगाने के लिए यहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी ली गई। एग्रीकल्चर पहले वाले में था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है, हैवी इंडस्ट्रीज लगानी है, लोगों को रोजगार देना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, बेसिक इंडस्ट्रीज लगानी है। तो यहां पर हैवी इंडस्ट्री लगाने का टारगेट लिया गया है। इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सवाल आता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री भारत में लगाई गई, तो आपको याद कराते हैं भारत में कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई गई, वो याद कराएंगे। उससे पहले आपको बताएं कि टारगेट रखा गया 4.5, और जितना टारगेट हमने रखा तकरीबन उतना ही यहां पर अचीव कर लिया। और अचीवमेंट टारगेट का जो है वो कितना है, 4.21%। जितना हमने टारगेट रखा उसका तकरीबन हमने अचीव कर लिया है सेकंड वाले में। हैवी इंडस्ट्री यहां पर हमने टारगेट रखा है। अब देखिएगा यहां पर क्या क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा आपसे कि इनमें मुख्य परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चलाए गए। तो हैवी इंडस्ट्री यहां पर टारगेट रखा गया है, तो हैवी इंडस्ट्री याद रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में स्टैटिक में पूछता है और इनमें भी पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में ये बनाई गई। स्टैटिक में पूछेगा कहां पर है, तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में बनाया गया, सोवियत संघ रूस की मदद से 1955 में। अब चूंकि हमारे देश में इतना पैसा नहीं था, तो हमारी मदद किसने की है, रसिया ने। और आप सब जानते हैं कि रूस जो है वो हमारी भलाई चाहता है, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। नाटो में भी हमारी जो इसमें यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी हमारी भलाई करता है। वीटो पावर जो उनके पास है उससे भी बचाता है। तो यहाँ पर सोवियत संघ हमारी भलाई करता है, तो उसी से याद रखेंगे भिलाई यानी भलाई। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, रूस की मदद से। स्टैटिक में पूछेगा किसकी मदद से, लेकिन पूछेगा कि भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में बना है जर्मनी की मदद से 1959 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में बना है ब्रिटेन की मदद से। दुर्गापुर को कैसे याद करेंगे, तो दुर्गा जो है वो आप जानते हैं कि ममता बनर्जी एक दुर्गा है, इसी से याद रखिए, वहां की पश्चिम बंगाल की वो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। तो दुर्गा स्टील प्लांट कहां पर है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पड़ता है। और हमारे जो अंग्रेज जो आए थे, मतलब कि अंग्रेजों के अंग्रेज जो आए थे वो कहां पर आए थे पहली बार, कलकत्ता में। तो उससे याद रखने ना, ब्रिटेन, अंग्रेज आए ब्रिटेन से। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना है, ब्रिटेन, 1959, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, इन तीनों संयंत्रों की
जितने भी स्टील प्लांट लगे हैं, तो इन प्लांटों की स्थापना ने भारत को एक स्टील युग में प्रवेश दिलाया। तो स्टील प्लांट 3 लगे हैं और आप जानते हैं कि स्टील उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले पर चाइना है, दूसरे पर ये है। कंपटीशन चलता है भारत और चाइना का। तो ये अगर प्रोजेक्ट ना लगते, ये पंचवर्षीय योजना में अगर भारी इंडस्ट्री हमारा टारगेट ना होता, तो हमारे पास आज इतना स्टील नहीं होता। ठीक है, स्टील जमीन के भीतर से नहीं निकलता है, बल्कि उसे लोहे से बनाया जाता है। स्टील नेचुरल नहीं है, इसे हम बनाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। आगे कुछ और पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं, अन्य उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। दूसरी औद्योगिक नीति जो है 1956 में बनाई गई। हम इस इकोनॉमी की क्लास में आगे चल करके उद्योग पढ़ाएंगे, वहां पर आपको सारी नीतियां पढ़ा देंगे। ये दूसरी है, दूसरी उद्योग नीति। यहां पर बात करें कि खादी ग्रामोद्योग जो है, खादी ग्रामोद्योग आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में होता है। 1956 की स्थापना ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही होता है। औद्योगिक नीति में समाजवादी ढांचा की स्थापना है, ये पॉइंट पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है इसकी स्थापना होती है, समाजवादी ढांचे की स्थापना होती है। भारत सहायता क्लब, भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है और समाजवादी ढांचा जो है उसकी घोषणा की जाती है। ये सारे प्रश्न पूछे, तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नींव पड़ती है। सवाल ऐसे पूछा था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नींव किस पंचवर्षीय योजना में पड़ी। बहुत से लोगों को याद था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1973 को बना है, और 1973 में आप देखें तो वहां पर तो भैया दूसरी पंचवर्षीय योजना, मतलब नेक्स्ट वाली पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अभी बता देंगे 1975 के दौरान कौन सी चल रही थी। 1969 से शुरू हुई थी वो, और 1974 में तकरीबन वो चली। तो उसमें नहीं होगा, उसमें आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ पर नींव पूछ रहा है। नींव कहाँ बताएंगे, यहीं पर, क्योंकि ये स्टील अथॉरिटी, जो स्टील प्लांट बने हैं, इनको भी कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, जो कि नींव यही मानी जाती है द्वितीय में। ठीक है, आगे महालोनवेस मॉडल ने भारत में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया, और इसी तरह जो फेल्डमैन योजना है 1928 में यूएसएसआर की ने भी भारतीय उद्योगों को प्राथमिकता दी थी। तो वहीं से हम अगर कहें कि हमारी जो ये जो रसिया वाली जो कहानी है, वो रसिया वाली हमने कब अपनाई है, सेकंड वाले में है। तो ये दोनों योजनाएं भारत और यूएसएसआर की औद्योगिकरण दृष्टिकोण से दिखा। यहाँ पर प्रश्न पूछे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी यूएसएसआर का जो फेल्डमैन योजना है 1928 की, वहां पर मैच कर। ठीक है भाई, अब देखिएगा सवाल देखिएगा। सवाल है कि भारत में योजना का प्रारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं। भारतीय योजना का वास्तुकार कौन था? ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, भारतीय योजना का वास्तुकार कौन है, ये पूछेगा आपसे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हेराल्ड डॉमर मॉडल नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला जो है ये भारी उद्योग बनाता है और इसी से बहुत सारे बदलाव आते हैं। और भारत में कहें कि इसी से वास्तविक रूप से हम मान सकते हैं कि इसी से यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पीसी महालोनवेस। इस योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया, जिससे भारत में औद्योगिकरण को गति मिली। उन्होंने ISI, जिसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, की स्थापना की और योजना आयोग में सांख्यिकी आधारित नीति का निर्माण किया। यही कारण है कि भारत में योजना प्रक्रिया की असली शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से मानी है, जिसके मुख्य सूत्रधार कौन है, शिल्पकार कौन है? पीसी महालोन। याद रखेंगे, सवाल जब डेप्थ में बनेगा तो पूछ सकता है आपसे कि किससे मानी जाती है वास्तविक रूप से, तो 1956 यानी दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना। अब हम यहां पर पढ़ेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से ही शुरू होगी, 31 मार्च तक चलेगी। 1961 से चलेगी, 1966 तक चलेगी। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यहां पर रहेंगे। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। आधारित मॉडल जॉन सैंडी एंड सुब्रमण्यम चक्रवर्ती। ठीक है, यहाँ पर सुखमय चक्रवर्ती इनका सही नाम है, बल्कि सुब्रमण्यम भी मिलता है कई कई बार किताबों में।
तो मॉडल का नाम है जॉन सैंडी एंड सुब्रमण्यम चक्रवर्ती। मॉडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने एग्जाम में कम सवाल देखा है, दूसरे वाले से पीसी महालोनविस सेकंड, फर्स्ट हेराल्ड डॉमन मॉडल वहां से ज्यादा देखा। पीसी महालोनविस ने के शिष्य हैं जिनका नाम है सुखमय चक्रवर्ती, इन्हीं के मॉडल पर यह आधारित है तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी देखेंगे आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलियंट, जो यहाँ पर हमने टारगेट रखा है आत्मनिर्भर, मतलब खुद से, दूसरे पर डिपेंड ना रहे, जो दूसरे देश है उन पर डिपेंड ना रहे, हम खुद ही अपनी चीजें बनाएं, खुद ही अपना तैयार कर लें। तो आत्मनिर्भर, आत्मस्फूर्त, जिसको हम सेल्फ जनरेटिंग अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये हमने टारगेट लिया है यहाँ पर। इस सेल्फ जनरेटेड अर्थव्यवस्था मतलब बाहर से चीजें लेनी पड़ रही है, बाहर से पैसा भी उधार लेना पड़ रहा है, वो सब ना हो, बल्कि हम सब अपने आप ही कर लें, सेल्फ जनरेटेड। हालांकि कृषि को भी रखा गया, उद्योग को भी रखा गया, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो मेन टारगेट है वो सेल्फ जनरेटिंग है। अब एक बार सवाल पूछा गया था, उसमें कृषि और उद्योग भी दिया गया है, तो जो हमने सेकंड में उद्योग है और फर्स्ट में कृषि है, उनको भी यहाँ पर मतलब टारगेट रखा है, बट मेन टारगेट क्या है, सेल्फ जनरेटिंग है। कतई बिल्कुल ऐसा मत करना कि कृषि और उद्योग देखें तो कट लगा दें, वो तीसरे में भी टारगेट हैं, लेकिन मेन टारगेट हमारा सेल्फ जनरेटिंग। आगे देखते हैं, टारगेट क्या रखा 5.6 और प्राप्ति क्या हुई 2. ऐसा क्यों, बुरी तरह फेल हो गई। ऐसा इसलिए, आपको यहां समझा दें, ऐसा इसलिए है कि भैया हम अगर देखें तो हमारी चाइना से लड़ाई हुई थी, इंडिया और चाइना वॉर हुआ था। इंडिया चाइना वॉर, पंचशील सिद्धांत लागू किया गया था, को तोड़ते हुए चाइना ने हमला कर दिया, और चाइना ने इतना बुरा हमला किया कि हम लोग यानी हमारा भारत खेल नहीं पाया, हमारा बहुत नुकसान। तो 1962 में यहाँ पर इंडो चाइना वॉर हो जाता है। तो चाइना कब होता है 1962। उसके बाद आपका दोस्त इंडो पाक वॉर यानी पाकिस्तान भी कर लेता है 1960, और सूखा भी पड़ जाता है। मीन्स कि हम चारों तरफ से यहाँ पर घिर जाते हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, सूखा भी पड़ गया है। अब हमने यहाँ पर मॉडल भी बनाया हुआ है, टारगेट भी लिया हुआ है। अरे जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो टारगेट पूरा होगा, स्वस्थ है नहीं तो टारगेट कहाँ से हो जाए, लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए भैया ये वाली जो है, ये इतिहास में रिकॉर्ड बनाती है फेलियर का, इतिहास में रिकॉर्ड बनाती है फेलियर का। बहुत बुरी तरीके से ये ना फेल हो जाती है, चलती नहीं है, बहुत बुरी तरीके से। कारण क्या है हमने आपको बताया, कारण क्या क्या है ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कारण हमने बताया कि इंडो पाक वॉर है, इंडो चाइना वॉर है, और हालांकि इसी बीच हमने बोकारो आयरन स्टील प्लांट भी लगाया, और ये 1964 में लगाया है, बोकारो झारखंड में पड़ता है, और ये हमने यूएसएसआर सोवियत संघ रूस की मदद से लगाया है। तो ध्यान रखेंगे बोकारो स्टील प्लांट, आयरन और स्टील प्लांट, ये 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगता है। लेकिन भिलाई हो, राउरकेला हो, या दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, ये सब दूसरे वाले में लगते हैं, तो ये वाला तीसरे में, तीसरे का याद रखना, रूस की मदद से लगता है। ठीक है, आपको बता दिया हमने। यहां पर हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल टेक ऑफ की कंडीशन में थी, पहली वाली ठीक रही, दूसरी वाली ठीक रही, बिल्कुल टेक ऑफ की कंडीशन में थी, मतलब कि बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में हम एंटर कर रहे थे। लेकिन आपको पता ही है लड़ाई हो गई। लड़ाई कौन कौन से हो गई हमने बता दिया, इसी में हमारा भारत चीन और हो जाता है। जैसे ही मतलब अच्छी स्थिति होने जा रही है कि लड़ाई हो जा रही है। 1962 में पाकिस्तान से, 1965 में मतलब इतना बुरा सूखा पड़ जाता है, 1966 में सूखा पड़ जाता है, खाने को अनाज नहीं है। प्रधानमंत्री उस समय पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर टारगेट था कि भैया क्या करें, खाने को अनाज नहीं है। तो उन्होंने कैंपेन चलाई, उन्होंने कैंपेन ये चलाई कि भैया सभी देश वालों से मैं कह सकूं कि जो लोग, कई लोग तो ऐसे हैं कि दिन में 4 बार खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद लंच कर रहे हैं, फिर शाम का नाश्ता कर रहे हैं, फिर डिनर कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेचारों को एक टाइम का नहीं मिल रहा। या समानता जो है इसको कैसे पूरा किया जाए। किसी ने कहा कि भैया पहले अपने घर वालों से पूछो तब देश वालों से कहना। तो घर वालों से पूछा कि अगर पॉसिबल हो तो क्या आप दिन भर में एक बार खाना खा के काम चला सकते हैं। वाले बोले ठीक है, हमारा है, हमारा परिवार है, कर सकते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस आया लाल बहादुर शास्त्री को, तो उन्होंने सोचा जब हमारे घर वाले मान सकते हैं तो देश भी तो मेरा परिवार है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि देश भी तो मेरा परिवार है, अब मैं देश से आग्रह कर सकता हूँ। उन्होंने पूरे देश से आग्रह किया कि हो सके तो
हमारे देश में अनाज की कमी है, हो सके तो अगर कोशिश करिएगा कि 2 वक्त का खाना ना खाकर आप 1 वक्त का खाना खाएं, जिससे सभी लोगों को मिल सके। और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के आंगन में जो प्रांगण होता है, जो इनको घर मिलता है, उसमें इन्होंने हल चलाया, गेहूं बोया। यहाँ से शुरुआत होती है हरित क्रांति। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक काम अच्छा होता है, और वो काम इसलिए होता है जो कि यहाँ पर मतलब सूखा पड़ रहा है, हरित क्रांति होती है। हरित क्रांति जो हुई वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हो जाती है, 1965 में शुरू होती है और 1968 तक चलती है। ये जो हरित क्रांति हुई है तब से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है, हमारे देश में कभी अनाज कम नहीं पड़ा। इतना अनाज होता है कि कभी पाकिस्तान तो कभी अफगानिस्तान, अमेरिका वगैरह भी हम यहाँ से गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं। ये इसकी वजह से, इसी हरित क्रांति की वजह से है। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हो जाती है, लेकिन अफसोस ये जो है, ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इतनी ज़्यादा बेकार हमारे लिए रही कि इसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री 1964 27 मई को मर जाते। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चीन से लड़ाई करा गई, पाकिस्तान से लड़ाई करा गई, सूखा पड़वा गई। एक काम अच्छा हुआ हरित क्रांति, लेकिन हरित क्रांति भी चलो मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पर खराब हो जाती हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री समझौता करने गए थे ताशकंद के लिए, पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई थी 1965 में, इसी के समझौते के लिए गए बेचारे। वहाँ पर भी उनको जहर दे दिया गया, वो भी मर गए, वहाँ पर वो भी मर जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान मारे जाते हैं। तो ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी तीसरी वाली कि ये दो दो तो प्रधानमंत्री खा गई, भारत चीन से लड़ाई करा गई, भारत पाकिस्तान से युद्ध करा गई और सूखा पड़वा गई, पूरी तरह फेल हो गई ये। और देखो टारगेट क्या रखा था, आप देखिए टारगेट हमने यहाँ पर क्या रखा था 5.6, लेकिन अचीव की स्थिति बिल्कुल बेकार। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये स्थिति हमारी क्यों बेकार हुई, तीसरी पंचवर्षीय। कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसने बिगाड़ दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आप स्वस्थ होंगे तभी तो टारगेट लेंगे, स्वस्थ ही नहीं है तो टारगेट लेके करेंगे क्या। स्थिति इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री मर रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, ये हो रहा है। योजना अवकाश के, अब हम इस योजना को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब स्वस्थ हो जाएंगे तब योजनाओं को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर योजना अवकाश किया जाता है, ये पहला योजना अवकाश है कि अब हम पंचवर्षीय योजना को आगे नहीं। प्लान हॉलीडे यहाँ पर किया जाता है, और ये प्लान हॉलीडे 1966 से शुरू होगा। और ये प्लान हॉलीडे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर युद्ध हुआ है, सूखा पड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। और अवमूल्यन यहाँ पर मुद्रा का हमने किया है, इन्हीं के कारण हमारे देश में संसाधन कम पड़ जाते हैं, स्वस्थ नहीं है। क्या करेंगे हम, टारगेट बना के, टारगेट तो तब बनाएंगे जब स्वस्थ होंगे। और इसमें यहाँ पर 3 वर्ष की, एक साल की 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की जाती हैं। क्योंकि वार्षिक योजनाएं क्यों की जा रही है, क्योंकि स्वस्थ होते तो बड़ी योजना बनाते, लेकिन यहाँ छोटी छोटी काम चलाई जाती है। और यहाँ पर कृषि पर जोर दिया जाता है, जो कि सूखा पड़ा है। हरित क्रांति जो है वो शुरू किस में हुई है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन प्रॉपर तरीके से चली किस में है, योजना अवकाश में। 1968 तक ये चलती है, ठीक है। तो कृषि में सुधार हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। थर्ड वाले शुरुआत ध्यान रखेंगे हरित क्रांति की तीसरे में होती है, लेकिन चलती किस में है प्रॉपर तरीके से, दौरान। दोनों सवाल अलग अलग बनते भाई। अब स्थिति ठीक होती है 1969 में, हम चौथी पंचवर्षीय योजना लाते हैं। तो पहला अवकाश हो चुका है 1966 से 1969, 3 साल तक योजना नहीं बनती। जब स्थिति थोड़ी बहुत ठीक ठाक होती है और प्रधानमंत्री बनती है हमारी इंदिरा गांधी, अब यहाँ पर फिर से योजनाएं बनना शुरू हो जाती हैं। फिर योजना बनती है चौथी वाली। चौथी कब से बनेगी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1969 से 1974 तक की योजना बनेगी, 5 साल। अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होगा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष जो बनेंगे डी.आर. गॉडगिल बनेंगे। डी.आर. गॉडगिल यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। मॉडल कौन सा रहेगा, अशोक रुद्रा और एलन मान्य मॉडल। ये अशोक रुद्रा वही है जिन्होंने आर्थिक वहां पर कैबिनेट का, मंत्रिपरिषद का, वही अशोक रुद्र हैं। और एलन मान्य मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आधारित मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अशोक रुद्रा मॉडल पर आधारित है। लेकिन ध्यान रखेंगे उपाध्यक्ष कौन है, डी.आर. गॉडगिल। डी.आर. गॉडगिल यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं। देखिएगा यहाँ पर प्राथमिकता क्या है,
अब हम किससे उभरे हैं? हम उभरे हैं अभी अभी सूखे से, हम उभरे हैं, हमारी स्थिति खराब थी। तो यहाँ पर हमने लिया स्टेबिलिटी के साथ आत्मनिर्भरता पर बल। तो हमें क्या चाहिए? सेल्फ रिलिएंट ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। प्राथमिकता याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। और स्वयं पोषित विकास, सेल्फ सस्टेन्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर हमने टारगेट लिया क्योंकि हमें खुद अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड करना है। और यूकेपीएससी 2002 में ये पूछा गया था कि सेल्फ सस्टेन्ड डेवलपमेंट यानी स्वयं पोषित विकास टारगेट किस योजना में रखा गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा गया। हमने टारगेट दिया यहाँ पर 5.7 का, लेकिन प्राप्ति 3.3% नहीं है प्राप्त। देखिए बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें हमने जो टारगेट बनाया उससे ज़्यादा प्राप्त किया, और सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें टारगेट जो बनाया उससे कम प्राप्त किया। एक योजना ऐसी है जो टारगेट क्या बनाया, 72 हो गई, वो तीसरी है। ठीक है, वो रिकॉर्ड ही बना देती है। तो तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना आप ध्यान रखनी है, इसमें कार्यक्रम में आपको याद रखने हैं क्या क्या हुए हैं। देखिएगा, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया, क्योंकि तीसरे में आप देखना योजना अवकाश जब हुआ था वहां पर यहाँ वो हुआ। तो यहाँ पर एक डीपीएपी एक कार्यक्रम चलाया गया है जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है। हरित क्रांति का विस्तार जो है वो यहीं पर हुआ है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कब चलती है? योजना अवकाश में पूर्ण रूप से चलती है। लेकिन उसका रिजल्ट कब आता है? क्योंकि आप आज खेत लगाएंगे, आज धान लगाएंगे तो उसको बढ़ने में टाइम लगेगा ना। जो रिजल्ट आएगा उत्पादन में वो तुरंत तो आएगा नहीं, कुछ समय बाद आएगा। तो उत्पादन जो है, रिजल्ट जो है, वो एग्रीकल्चर का इस चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा था। पॉइंट टू बी नोटेड भाई, सबसे अधिक कृषि वृद्धि इस योजना में देखी। पूछ सकता है जितनी भी पंचवर्षीय योजना चलाई गई सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ किस में हुआ? चौथी में। ध्यान रखेंगे तीसरी में नहीं, क्योंकि तीसरी में तो लागू हरित क्रांति शुरू हुई थी। रिजल्ट मिलने में तो टाइम लगेगा, खेत में बोओगे, धान लगाओगे, पानी लगाओगे, फिर वो धान काटे जाएंगे, गेहूं काटे जाएंगे, फिर वो उत्पादन में काउंट होगा, टाइम लगेगा। तो चौथी में रिजल्ट आता है प्रॉपर। चौथी पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा कृषि वृद्धि वाली योजना है, ये रिकॉर्ड है। योजना पूरी तरह सफल न होते हुए भी कृषि क्षेत्र में अत्यंत तेजी वृद्धि यहां पर देखी गई। इसमें चौथी में योजना तो सफल नहीं है, टारगेट देखा ना आपने और अचीवमेंट देखा, सफल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कृषि में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई। क्योंकि कृषि आज की थोड़ी थी, वो पुरानी लगाई हुई का उत्पादन आज यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कृषि इतिहास में उच्चतम कृषि दर वाली योजना ये। ठीक है भाई, अगला, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में, 1969 में इसरो की स्थापना यहीं पर होती है। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहीं पर किया जाता है। कब? 1969 में 14 बड़े सरकारी बैंक बनाए जाते हैं। आपको नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में हम बैंकिंग में पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाइए, चैनल पर क्लिक करिए, नीचे की तरफ टैब आएंगे, वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट, ऐसे करके जो प्लेलिस्ट है उसमें इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, बैंकिंग की प्लेलिस्ट में पढ़िए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ाया गया। उसके बाद भारत पाक युद्ध होता है 1971 में, और बांग्लादेश का निर्माण होता है। इसमें पाकिस्तान की धुलाई होती है ढंग से, और यहाँ पर बांग्लादेश होता है। सब जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में यहाँ पर, ये इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा एक स्टेप था। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए एक विकास केंद्र उपागम बनाया गया, ग्रोथ सेंटर अप्रोच की शुरुआत होती है। यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है, ये कौन से में होती है? 4th 5 ईयर प्लान में होती है। चौथे में क्या क्या याद रखना है? एक आपको ध्यान रखना है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, भारत पाकिस्तान का एक युद्ध होता है, और बांग्लादेश का जन्म होता है, और इसरो की स्थापना, जो कि प्रश्न ज्यादा आता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो समय देखिएगा, 5th 5 ईयर प्लान, समय देखेंगे वही आगे बढ़ेगा समय, और आगे आगे का समय देखिएगा। 5th 5 ईयर प्लान का जो समय है 1974 से 79, थोड़ा इत्मीनान रखिए, हम आपको चीजें बता रहे हैं। 1974 से 1979 अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होगा इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष डीपी धर, और इस पंचवर्षीय योजनाओं को जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो डीपी धर के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो उपाध्यक्ष जो है जनरली ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, प्रणब मुखर्जी ने भी तैयार किया था, यहाँ पर डीपी धर भी ड्राफ्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर मॉडल ना पूछ करके ड्राफ्ट पूछ सकता है कि किस ड्राफ्ट पर आधारित है, तो डीपी धर पर। मॉडल का नाम देगा तो डीपी धर मॉडल आप बोल देंगे। यहाँ पर एक नारा दिया गया है, गरीबी हटाओ। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा दिया गया। कांग्रेस 5 हाथ, ऐसी तो होता है पंजा,
तो कांग्रेस तो हमेशा एक ही चीज पर रट लगाई हुई है कि जिनको अभी तक आधी रोटी मिल रही थी हम उनको पूरी रोटी देंगे। अब रोटी से आगे बढ़ो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लेकिन आज भी राहुल गांधी रोटी की बात करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राथमिकता जो है वो गरीबी हटाओ पर नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय टारगेट है 4.4, लेकिन अचीवमेंट 4.83। अच्छा चला, अच्छा चला। इसमें क्या क्या हुआ है वो ध्यान रखेंगे, कार्यक्रम और घटनाएं क्या क्या हुई हैं। तो देखिएगा 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम पूछेगा किस में चलाया गया, पांचवी में चलाया गया। अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया है 1977 से 1978 तक, अंत्योदय प्रोग्राम। विदेशी सहायता को समाप्त कर शून्य पर बल पर लाने का लक्ष्य रखा गया। मतलब कि ये इसमें मतलब ये है कि विदेश से जो हम मंगा रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, तो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, हम सेल्फ अपना ही करें। इसे हम सवाल को जो पूछा गया यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना है जिसमें हमने शून्य पर लाने का टारगेट रखा है। किसको? विदेशी सहायता को, जो हम विदेशी से सहायता ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम की नींव यहाँ पर रख ली जाती है। एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, एनएचए, समझ रहे हैं ना, नेशनल हाईवे जो है, ये प्रणाली सिस्टम यहाँ पर लागू किया जाता है। गेहूं पर मॉड व्यापार जो वी ट्रेड है उसका नेशनलाइजेशन किया जाता है। आपातकाल की घोषणा की जाती है 1975 में। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति वो जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वो लगाया गया। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा और सबसे बुरा स्टेप आज तक माना जाता है। कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने। ये बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। पूछ सकता है किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी में अच्छे अच्छे काम किए गए, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया, अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया, विदेश से सहायता न लेने पर जोर दिया गया, जीरो करने पर जोर दिया गया, नेशनल हाईवे सिस्टम चलाया गया, लेकिन आपातकाल लगा दिया। कि आपातकाल कलंक लग गया इस प्रधानमंत्री पर, और इसने जो आपातकाल लगाया इसमें बहुत गलत लोगों के साथ, जगह जगह लोगों को गिरफ्तार किया, तंत्र की हत्या की गई। मीन्स कि यहाँ पर पब्लिक इतनी नाराज हो जाती है, इतनी नाराज हो जाती है कि इसकी वजह से ये कांग्रेस सरकार गिर जाती है। लेकिन उससे आगे कुछ और पॉइंट आपको समझना है कि सरकार जब गिर जाती है क्या होगा? सरकार दूसरी बनेगी, और दूसरी बनती है जनता पार्टी की सरकार। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार गिर जाती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जनता पार्टी आकर पूछती है कि क्या कर रही थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो पंचवर्षीय योजना चला रही थी, और पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? देखिए, पंचवर्षीय योजना का टाइम था 1974 से 1979 तक, लेकिन सरकार 1978 में गिर जाती है। जनता पार्टी की सरकार 1978 में बन जाती है। वो कहती है कि जो पंचवर्षीय योजना वो चला रही थी बंद करो। हिसाब एक साल रह गया, क्या अरे हटाओ उसको, एक साल को अभी बंद करो। वो पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनी थी, पांचवी, लेकिन चली नहीं। कब चली? 4 साल की। 1978 में इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर, इस कारण एकमात्र पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो 5 साल की तय हुई थी, लेकिन चली कितनी? 4 साल। क्यों? क्योंकि यहां पर 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती, जनता पार्टी की सरकार बनती, और यहां पर यह पार्टी खत्म, कांग्रेस वाली। तो इसीलिए वास्तविक विकास दर में वृद्धि हुई, गरीबी उन्मूलन में दिशा में ये प्रभावी रही है, मतलब फायदा किया, इफेक्टिव हुआ है। लेकिन राजनीतिक बदलावों के कारण इसे बीच में ही रोकना पड़ा, समाप्त कर दिया। किसने? मोरारजी देसाई यहाँ पर बने, उन्होंने ये पंचवर्षीय, पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 साल ही चली ही थी। अब तक निर्धारित थी 79। कई बार एग्जाम में या कई बार किताबें जो क्या लिखती हैं 1974 से 1978, लेकिन राइट क्या होगा? 1974 से 1979, लेकिन बाद में नोट डाल के लिखिएगा इस 78। ठीक है, ये हमने वहां पर। अब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो मोरारजी देसाई से पूछा जाता है कि भैया आप भी बना लो योजना। तो बोलते हैं कि ठीक है, जैसी वो बना रही थी, जैसी वो चला रही थी पंचवर्षीय योजना, वो तो कांग्रेस की थी, चलाएंगे। यहाँ पर रोलिंग प्लान के नाम से चक्रीय योजना चलाई जाती है। और ये चक्रीय योजना का मतलब है कि कोई एक साथ नहीं, ये 5 साल के लिए बनेगी, लेकिन यहाँ पर एक एक साल पर इसमें चेंज किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसी यहाँ पर ये योजना बनेगी, रोलिंग प्लान। पूछेगा आपसे रोलिंग प्लान की अवधि क्या होती है? 1978 से 80 तक होती है। टारगेट जो बनाया वो 5 साल का ही है, जैसी पंचवर्षीय योजना थी।
वैसी ही बनाई जा रही हैं। राजीव देसाई थे, अपने मन की करते थे, बोले कांग्रेस जो चलाती थी वैसे ही चलाएंगे, लेकिन नाम हम पंचवर्षीय योजना नहीं रखेंगे, रोलिंग प्लान रखेंगे। रोलिंग प्लान का विचार जो है वो पिछड़े देशों के लिए था। रोलिंग प्लान का विचार पिछड़े देशों के लिए था। यूपीपीसीएस 2004 में ये सवाल, पिछड़े देश जो हैं वो रोलिंग प्लान चलाते हैं, एक एक साल के प्लान होते हैं, 5 साल का नहीं होता। पंचवर्षीय तो 5 साल का एक साथ टारगेट आपने दे दिया, अचीव करते रहो 5 साल में बता। लेकिन रोलिंग प्लान जो पिछड़े देश हैं वो एक एक साल के बनाएंगे, बीच में कोई चेंज लग रहा है चेंज भी कर लेंगे, तो आसान होता है। तो ये प्रस्तावक जो हैं वो गुन्नार मिर्डल हैं। तो गुन्नार मिर्डल के कहने पर पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान बनाया गया। हमारे देश के लिए रोलिंग प्लान बना, इसकी सरकार में, जनता पार्टी की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार। यूपीपीसीएस 2004 का सवाल है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक पुस्तक थी इनकी, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन अ ब्रॉडर सेटिंग। ये जो प्लानिंग, ये किताब है ये गुन्नार मिर्डल की है। इसी में इन्होंने कहा है कि पिछड़े देशों के लिए बेस्ट है ये। यहीं से विचार प्रेरणा जो है वो रैगनर फ्रिश से ली है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये किताब जो है वो रैगनर फ्रिश जो है इनसे प्रेरणा मिलती है, इस किताब के माध्यम से, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन अ ब्रॉडर सेटिंग। किसने? गुन्नार मिर्डल ने। और इस विचार, देखिए इसके और भी कुछ नाम हैं रोलिंग प्लान के। रोलिंग प्लान की शुरुआत जो है वो कहाँ पर? जनता पार्टी के द्वारा शुरू की जाती है। 5वीं योजनाओं को समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक ये लागू होती है। हालांकि टारगेट जो था वो 83 तक का था, लेकिन आधिकारिक प्रारंभ जो है वो डीटी लकड़वाला ने किया है। ध्यान रखेंगे, सवाल पूछता है, आधिकारिक ऑफिशियल इसका जो प्रारंभ किया है वो डीटी लकड़वाला ने किया है, लेकिन इसका प्रस्तावक कौन है? गुन्नार मिर्डल है। पहला पॉइंट पूछ सकता है, हालांकि इसे 1978 से 83 की अवधि के लिए बनाया गया था, लेकिन नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में फिर वापस आ गई। अब 1980 में वापस आई तो उसने पूछा कि ये बुढ़ा क्या कर रहा था? ये रोलिंग प्लान चला रहा था, बंद करो फिर उसको। अरे मैम साहब, उन्होंने 83 तक बनाया, कि अरे बंद करो ना, जैसे हमारी बंद कर दी उन्होंने 78 में, 5 साल भी ना चलने दी, वैसे इसको भी बंद करो। तो रोलिंग प्लान भी बंद हो गया। कब? 78 में। 78 से 80 तक चला, 80 में बंद हो गया। ठीक है। लेकिन रोलिंग प्लान के कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है, रोलिंग प्लान की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? मुख्य विशेषता क्या है? कि ये चक्रीय योजना, चल योजना, अनवरत योजना, आवर्ती योजना, विवर्ती योजना के नाम से भी जानी जाती है। रोलिंग प्लान इज ऑल्सो नोन एज चक्रीय योजना, चल योजना, अनवरत योजना, आवर्ती योजना। हिंदी मीडियम वाले इनको लिख लेना, इंग्लिश में रोलिंग प्लान ही आता है केवल। ठीक है। हर वर्ष में योजना की समीक्षा और संशोधन कर सकते हैं। है ये योजना 1 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है, चल योजना है, लेकिन जनरली इनमें संशोधन कभी भी किया जा सकता है। दीर्घकालीन अल्पकालीन लक्ष्यों का मिश्रण होता है। अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों में एक बेहतरीन व्यवस्था होती है। जब अस्थिरता लग रही हो कि सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी, उस बेस में ये सही होती है। निरंतरता और लचीलापन इसमें सबसे बड़ी यहाँ पर मुख्य विशेषता है। टारगेट जैसे चाहो बीच बीच में चेंज कर सकते, उनमें नहीं कर पाते थे, इसमें कर सकते। चल योजना होती है। रोलिंग प्लान को छठी पंचवर्षीय योजना के विकल्प के रूप में लाया गया था, परंतु इंदिरा गांधी की पुनः सत्ता में वापसी के बाद 1980 में इसे समाप्त कर दिया गया और नई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 लागू की। जनता पार्टी की सरकार 1980 तक ही चल पाई, 78 में बनी थी, खत्म। इंदिरा गांधी आएगी, इंदिरा गांधी खुद कहेगी कि हम तो अपनी पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी पहले उनको लागू किया जाए। कहाँ तक चला ली थी? कि 5 तक चल गई थी मैम साहब, नहीं चलाओ, छठी चलेगी आगे। लेकिन हम इसे अब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बड़ा वीडियो फिर बोरिंग लगने लगेगा, कि इसको यहीं समाप्त करेंगे। बट उससे पहले आपसे एक प्रश्न लेकर और चलेंगे। प्रश्न ये पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी 2011, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चालू वर्ष के लिए एक योजना है, चालू वर्ष के लिए एक योजना है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, बिल्कुल सही है। एक योजना जो 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए निर्धारित होती है, यस बिल्कुल सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित हो सकती है, बता दिया, हर साल इसमें चेंज कर सकते हैं। यह 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए एक भावी योजना है, एक एक साल की बनाते जाओ, 15 साल काट सकते हैं, 10 साल काट सकते हैं, 20 साल काट सकते हैं, जब मन करे तब इसे चेंज करते रहो। ये इसकी खासियत है। यहाँ पर ये आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी, सभी। ये याद रखेंगे, बीपीएससी 2011 में पूछा गया था, फिर यूपीपीसीएस के मेंस में पूछ लिया है 2016 में, इंपॉर्टेंट चीज है। तो चल योजना की ये खासियत है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, आगे
अब अगला जो प्रश्न है इसे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। रोलिंग प्लान की शुरुआत किसने की? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव? जो भी आपको आंसर लगता है कमेंट करके ज़रूर 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 ठीक है भाई, इसे आप बता देंगे, हमें उम्मीद है, मुझे लगता है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है आप इसका आंसर ज़रूर करेंगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आपकी कमेंट से हमें अच्छा लगता है, आप चीज़ों को सीख रहे हैं। कोई डाउट यदि आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, इसका ज़रूर आंसर करिएगा। अगर कोई फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर ज़रूर देंगे। ठीक है भैया। अच्छा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अभी हमारा पार्ट थर्ड और आएगा, जिसमें कि हम इसमें आगे की पंचवर्षीय योजनाओं को जानेंगे, उसमें हम नीति आयोग के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के अनेकों फ़ायदे हैं, जुड़िए, फ़ायदे पता चलेंगे। आगे अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो आपके फ्रेंड्सों के ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ। ठीक है, लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत